Hello guys, in this lecture we will discuss about the pharmacology of the drugs that are used in diabetes. Before starting the discussion about the drugs, we will discuss about the pancreas, because pancreas secretes the insulin that is useful in the glucose metabolism. Now pancreas has two parts. Exocrine, it is exocrine gland as well as endocrine gland. The endocrine parts consist of the islets of Langerhans that secretes the insulin and the other hormone, while the exocrine portion secretes the digestive enzyme. Now in the endocrine portion, it consists of the islets of Langerhans. It has three types of the cell: alpha cell that secretes the glucagon, beta cells that secretes the insulin, and the gamma cells that secretes the somatostatins. Now we are discussing about the drugs for the diabetes. So insulin is the main hormone that regulates the glucose metabolism. Now how the insulin is secreted from the islets of Langerhans beta cells. First of all, it is the diagram of the one beta cell that shows the secretion of the insulin. First of all, whenever there is glucose in our blood, it enters into the beta cells of the islets of Langerhans by the GLUT2 transporters that are located on the beta cells, while GLUT1 transporters are located on the muscle. ग्लूकोज अब हमारा एंटर हुआ, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द हेक्सोकाइनेस एंजाइम. फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, टीसीए में जाएगा, देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इन दी एंड फिर हमें एटीपी मिलेगी. अब जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा हमारी बॉडी में तो हमें ज़्यादा एटीपी मिलेगी. ग्लूकोज का लेवल कम होगा, डायरेक्टली हमें वो एटीपी की लेवल कम मिलेगी हमारी बॉडी में, क्योंकि ग्लूकोज बहुत सारे फेजेस से जाके फिर हमें एटीपी प्रोवाइड कर रहा है. जब ग्लूकोज, अब पहले डिस्कस कर लेते हैं, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो ग्लूकोज का लेवल जब कम हुआ तो हमारी एटीपी लेवल भी कम हुई बॉडी में. जब एटीपी लेवल कम हुई तो हमें पता है कि बीटा सेल्स के ऊपर पोटेशियम एटीपी गेटेड पोटेशियम चैनल्स लोकेटेड होते हैं. एटीपी जो है पोटेशियम चैनल्स को इनहिबिट करता है. जब लो एटीपी लेवल होगा तो पोटेशियम चैनल्स इनहिबिट हो जाएंगे और पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाएगा. पोटेशियम हमारे सेल से बाहर चला जाएगा. तो हमें पता है जब पोटेशियम सेल से इफ्लक्स हो जाता है, वो बाहर चला जाता है, तो सेल हाइपर पोलराइजेशन के अंदर चला जाता है. ये एक्शन पोटेंशियल में आपने पढ़ा होगा. जब सेल हाइपर पोलराइज हो जाएगा तो हमारे जो पॉजिटिव आयंस हैं, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं, वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे. अब इंसुलिन की सिक्रेशन के अंदर कैल्शियम का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. अब जब मैंने आपको बताया पोटेशियम सेल से बाहर चला गया, मेम्ब्रेन जो है हमारी हाइपर पोलराइज हो गई. हाइपर पोलराइजेशन की वजह से जो हमारे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स थे वो बिल्कुल ही डीएक्टिवेट हो गए. उसकी वजह से कैल्शियम अंदर नहीं आ सका. जब कैल्शियम अंदर नहीं आ सका तो इंसुलिन की सिक्रेशन नहीं हुई या बिल्कुल कम हुई, क्योंकि कम कैल्शियम इनफ्लक्स हुआ कम एटीपी की वजह से. ये समझ आया आपको कि जब लो ब्लड ग्लूकोज होगी तो एटीपी की लेवल डिक्रीज़ होगी. एटीपी की लेवल डिक्रीज़ होगी तो पोटेशियम इफ्लक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि एटीपी इस चैनल को इनहिबिट करता है. जब एटीपी कम होगा तो ये पोटेशियम बाहर चला जाएगा. जब पोटेशियम का इफ्लक्स ज़्यादा होगा तो मेम्ब्रेन हमारी हाइपर पोलराइजेशन में चली जाएगी. हाइपर पोलराइजेशन में चली गई तो हमारे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल से वो डीएक्टिवेट हो गए. उनकी वजह से कैल्शियम सेल के अंदर नहीं आ सका. कैल्शियम का इनफ्लक्स डिक्रीज़ हो गया. जब कैल्शियम का इनफ्लक्स डिक्रीज़ हो गया तो हमारा बिल्कुल ही थोड़ी सी अमाउंट में इंसुलिन सीक्रेट हुआ. अब बात करते हैं जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो ग्लूकोज का इनफ्लक्स ज़्यादा होगा. ग्लूकोज का जब इनफ्लक्स ज़्यादा हुआ, बीटा सेल्स के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आया तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा बनाया, देन ग्लाइकोलाइसिस, फिर टीसीए, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इन दी एंड एटीपी हमें ज़्यादा मिला क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज आ रहा था. जब एटीपी का लेवल बहुत ज़्यादा हुआ तो उसने पोटेशियम चैनल्स को भी बाहर जाने से पोटेशियम को इनहिबिट किया, क्योंकि एटीपी ही कंट्रोल कर रहा था इसकी इफ्लक्स को. अब एटीपी के लेवल बहुत ज़्यादा हुआ तो उसने पोटेशियम का इफ्लक्स को रेजिस्ट किया. जब पोटेशियम बाहर नहीं जा सका
तो हाइपरपोलराइजेशन नहीं हुई। हाइपरपोलराइजेशन नहीं हुई मेम्ब्रेन की, तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन रहे। जब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए तो कैल्शियम अंदर आया। कैल्शियम अब बाहर से भी कैल्शियम अंदर आ रहा है, और हमारे जो न्यूक्लियस में जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल का पार्ट है, वो भी कैल्शियम को सिक्रेट करता है। इंसुलिन की सिक्रेशन में कैल्शियम का जो सेल के अंदर है उसकी लेवल ज़्यादा होनी चाहिए। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम सिक्रेट किया, दूसरा बाहर से कैल्शियम अंदर आया। जब कैल्शियम का लेवल सेल के अंदर ज़्यादा हुआ तो कैल्शियम ने इंसुलिन की सिक्रेशन, जो इंसुलिन के वेसिकल्स से सेल के बीटा सेल्स के अंदर, उनकी एक्सोसाइटोसिस करवाई। इस मैकेनिज़्म के थ्रू हमारा इंसुलिन सीक्रेट हुआ। ज़्यादा ग्लूकोज देन ज़्यादा इंसुलिन की सिक्रेशन, लो लेवल ऑफ अ ग्लूकोज देन लो लेवल ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन। देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ द डायबिटीज़, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 के अंदर जो है हमारे बीटा सेल्स जो होते हैं, जो इंसुलिन सिक्रेट कर रहे होते हैं, वो किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से ख़त्म हो जाते हैं बीटा सेल्स। तो फिर इस सिचुएशन को कोप करने के लिए हमें इंसुलिन सिंथेटिकली जो इंसुलिन मिलता है मार्केट में वो देना पड़ता है। दूसरा होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसके अंदर जो है इंसुलिन तो बीटा सेल सीक्रेट कर रहे होते हैं, पर इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। मतलब जो इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है वो अपने रिसेप्टर्स पे अटैच नहीं हो रहा और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की बहुत सारी कॉजेज़ हैं। एक तो है ओबेसिटी की वजह से जो है हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स देंगे ताकि वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करवाएं और इंसुलिन अपना काम परफॉर्म कर सके। और टाइप 1 में हम इंसुलिन जो है सिंथेटिक, उस फॉर्म में हम इंसुलिन देंगे। Now the drugs for the diabetes are further classified into the insulin and the oral agents. Insulin is further subdivided into its type according to their mode of action. It has insulin aspart, detamir, insulin glargine, insulin glulicine, lispro, NPH insulin, and regular insulin. Now, the rapid acting insulin are the leg, lispro, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन। इनका जो एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है और ऑनसेट भी। ये 30 to 90 मिनट्स के बाद जो है हमारे ब्लड में इनकी पीक लेवल होती है। दूसरा होती है शॉर्ट एक्टिंग, इस कैटेगरी में आती है रेगुलर इंसुलिन। इसका जो है मतलब ये 50 to 120 मिनट्स के बाद हमारे ब्लड लेवल में पीक पे आते हैं। दूसरा होता है इंटरमीडिएट इंसुलिन। इसका एक्शन थोड़ा सा डिलेड होता है क्योंकि ये कंबाइन होती है प्रोटामीन के साथ, इस वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन डिलेड होती है, तो इसका एक्शन भी थोड़ा सा डिलेड होता है। दूसरा होती है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये काफ़ी देर तक इनका एक्शन सस्पेंड रहता है क्योंकि ये और मतलब ये बहुत देर के बाद हमारी बॉडी में एक्ट करती हैं, इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन में इनको नहीं देना चाहिए। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में आ जाता है इंसुलिन डेटेमिर और इंसुलिन ग्लार्जिन। इंसुलिन डेटेमिर जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड होती है, जब इसलिए इसका एक्शन जो है वो बहुत देर के लिए होता है। दूसरा होता है ग्लार्जिन इंसुलिन जो है फैटी एसिड्स के साथ बाइंड होगी, फिर एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होगी, इस वजह से इनको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। Now after the insulin and its type, the other drugs for the diabetes are the oral hypoglycemic agent. In this the first type is the sulfonylurea. अब जो oral hypoglycemic agents होते हैं वो हम टाइप 2 डायबिटीज़ में देते हैं ताकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो और इंसुलिन की सिक्रेशन भी ज़्यादा हो। अब होता क्या है, जिस पहली क्लास है सल्फोनाइलयूरिया, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि एक तो ये पोटेशियम चैनल्स को क्लोज करवा देते हैं। जब पोटेशियम चैनल्स हमारे बीटा सेल में क्लोज हो जाएंगे तो कैल्शियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुले रहेंगे। उसके बाद उनका इन्फ्लक्स, कैल्शियम का इन्फ्लक्स सेल में होगा और कैल्शियम का इन्फ्लक्स जब सेल में होगा वो इंसुलिन को एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए बीटा सेल से बाहर निकालेगा। तो सल्फोनाइलयूरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, इंसुलिन सीक्रेटोगॉज, मतलब इंसुलिन की सीक्रेशन करवाते हैं। क्लोजेस पोटेशियम चैनल इन द बीटा सेल, इंक्रीजेज इंसुलिन रिलीज, इंसुलिन का रिलीज ज़्यादा करते हैं। इनका इफेक्ट क्या होता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं,
और ये उन पेशेंट्स के लिए सूटेबल होते हैं जिनमें बीटा सेल्स फंक्शन करते हो, मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ में बीटा सेल्स फंक्शनल होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल्स फंक्शनल नहीं होते हैं। दूसरा, इनकी एप्लीकेशन भी सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को होगी। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 10 to 24 आवर्स तक होता है एज़ कम्पेयर टू द अनदर क्लास मैग्लिटिनाइड। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए, मतलब इनका एडवर्स इफेक्ट यही है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करवा सकते हैं और वेट गेन भी करवा सकते हैं। दूसरी टाइप है मैग्लिटिनाइड। मैग्लिटिनाइड में अब इसकी क्लास में ग्लिटिनाइड है, तो सारी ड्रग्स के एंड में ग्लिनाइड आएगा, रीपाग्लिनाइड और मेटिग्लिनाइड। इनका भी यही फंक्शन होता है, ये भी इंसुलिन सीक्रेटोगॉज होते हैं। ये सल्फोनाइल यूरिया की तरह ही काम करते हैं, जैसे वो इंसुलिन की रिलीज़ को इंक्रीज़ करवा रहा था। ये उन पेशेंट में दी जाती है जो कि बीटा सेल जिनके फंक्शनल होते हैं, इसलिए इसकी एप्लीकेशन भी सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट को हम देंगे। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाते हैं। इनका फास्ट ऑनसेट होता है एज़ कम्पेयर टू द सल्फोनाइल यूरिया, लेकिन इनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। ये 5 to 10 आवर्स तक के लिए हमारे ब्लड में होती हैं, इसलिए फिर इनका डोज मतलब 2 times a day दिया जाएगा। इसके एडवर्स इफेक्ट में सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया होगा, वेट गेन नहीं होगा। दूसरा होता है बाइग्यूनाइड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मार्केट में मेटफॉर्मिन जो है ग्लूकोफेज के नाम से आता है। अब मेटफॉर्मिन जो है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन दोनों से डिफरेंट है। मेटफॉर्मिन क्या करवाएगा, जो हमारे ब्लड लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही थी, उसको स्टॉप करेगा। फर्दर ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो इस वजह से जो है हमारी मतलब ग्लूकोज की लेवल कम हो जाएगी ब्लड में। दूसरा, ये इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से हमारे रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं इंसुलिन के, ये रिसेप्टर्स की भी एक्टिवेशन करवाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करवाता है। ये भी टाइप 2 पेशेंट्स में दिया जाता है जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, मेटफॉर्मिन। इसका ये है कि ये ओरली देते हैं, ये सारी ओरल एजेंट्स हैं। और दूसरा, इसकी जो कंसंट्रेशन प्लाज्मा में 2 to 3 आवर्स तक पीक पे होती है, मतलब इसका ऑनसेट जल्दी है। दूसरा, इसकी टॉक्सिसिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, ये बहुत कॉमन है और ये MCQs में भी आ सकता है कि इसकी टॉक्सिसिटी, मेटफॉर्मिन की टॉक्सिसिटी की वजह से जो है हमारा GI का डिस्टर्बेंस होगा और लैक्टिक एसिडोसिस होगा। दूसरा होगा, इट इज़ नॉट यूजफुल इन द इम्पेयर रीनल एंड हेपेटिक फंक्शन। जिनको भी कोई लिवर डिजीज़ है या रीनल डिजीज़ है, उसमें ये नहीं देते हैं, क्योंकि मेटफॉर्मिन जो है वो लीवर के ऊपर ही एक्ट करी थी और ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करवा रही थी। ग्लूकोनियोजेनेसिस 2 ऑर्गन्स में होती है, एक तो मेन ऑर्गन होता है लीवर, दूसरा होता है किडनी। तो इन दोनों पे जाके मेटफॉर्मिन एक्ट करी थी, तो और ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टॉप करवा रही थी। तो जो पेशेंट हैं किडनी और हेपेटिक फेलियर के, या उनके अंदर जो भी बीमारी है लिवर और किडनी से रिलेटेड, उनमें हम मेटफॉर्मिन नहीं देंगे, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी नहीं देंगे। दूसरा है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहेबिटर। अब ये जो है एंजाइम को इनहेबिट करवाएंगे, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में लोकेटेड होता है। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज वो क्या करवाता है, वो एब्जॉर्प्शन करवाता है ग्लूकोज की। तो जब ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी तो ब्लड में ग्लूकोज पहुंचेगा ही नहीं, और उसकी पीक कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होगी ग्लूकोज की। इसमें आता है एकार्बोज, मैजिलिटोल और वोग्लिबोज। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बता दिया, इनहेबिट इंटेस्टाइनल अल्फा ग्लूकोसाइडेज। इसका इफेक्ट क्या होता है, इट रिड्यूसेस द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड डाइसेक्राइड टू द मोनोसेक्राइड। अब ये क्या करेगा, ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको मोनोसेक्राइड मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं करेगा, और ग्लूकोज फिर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ब्लड पीक लेवल ज़्यादा नहीं होगी। रिड्यूस पोस्ट पेरिंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। पोस्ट पेरिंडियल मतलब आफ्टर मील के बाद जो हमारा हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल पीक पे होता है मील टाइम के बाद, उसको ये रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देगा उसकी। दूसरा, ये भी टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट में देते हैं। ये इसका जो फार्माकोकाइनेटिक है, ये भी ओरली हम देते हैं। इसका रैपिड ऑनसेट है और इसकी टॉक्सिसिटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होंगे, क्योंकि ये GI इंटेस्टाइनल के एंजाइम्स के ऊपर एक्ट कर रहा था, तो इसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होंगे, मतलब उसका GI डिस्टर्बेंस ज़रूर होगा।
कैन नॉट यूज इफ इम्पेयर्ड रीनल और हेपेटिक फंक्शन और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इनमें ये यूज़ नहीं करें। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड। ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड का ये रिसेप्टर्स जो हैं हमारे बीटा सेल्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं। अगर हमने इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवा दिया तो हमारी इंसुलिन की सिक्रेशन बीटा सेल्स से हो जाएगी, इसलिए इनके एनालॉग्स या एगोनिस्ट जो हैं दीज आर लीराग्लूटाइड, एल्बिग्लूटाइड और ड्यूलाग्लूटाइड, ये अगर देंगे तो इंसुलिन की सिक्रेशन ज़्यादा होगी। जो नेक्स्ट क्लास है ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स की, DPP-4, ये जो हैं ये एंजाइम्स होते हैं, ये डिग्रेडेशन करवाते हैं रिसेप्टर्स GLP-1 की। अगर हम इनको इनहेबिट कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ दीज ड्रग्स सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होगा कि ब्लॉक द डिग्रेडेशन ऑफ GLP-1 एंड रेजेस द सर्कुलेटिंग GLP-1 लेवल। जब GLP-1 लेवल हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो इंसुलिन की सिक्रेशन भी फिर ज़्यादा होगी। और ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये पोस्ट पेरेंडियल लेवल ऑफ ग्लूकोज को डिक्रीज़ करवाते हैं, मतलब वो ग्लूकोज जो मील टाइम के बाद इंक्रीज़ हो जाता है, पीक लेवल पे होता है हमारा ग्लूकोज, उसको ये डिक्रीज़ करवाएंगे और ये टाइप 2 डायबिटीज़ में देते हैं। दूसरा है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर SGL2 इनहेबिटर। नाम से ही बता रहे हैं ये अपने कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। SGL2 रिसेप्टर्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो हमारे किडनी में लोकेटेड होते हैं। किडनी में जो है ग्लूकोज दोबारा रीएब्जॉर्ब हो रहा होता है हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। जब वो इसकी रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देंगे बाय दिस SGL2 इनहेबिटर, जिसकी वजह से फिर हमारा ग्लूकोज जो है यूरिन में सिक्रीट होगा, इसलिए इंक्रीज ग्लूकोस्यूरिया। जब हमारा यूरिन से सिक्रेट हुआ तो इसका प्लाज्मा लेवल खुद ब खुद ही कम हो जाएगा और ये टाइप 2 डायबिटीज़ में देते हैं। अब नेक्स्ट इज़ दी आइल्स अमाइलॉइड पॉलीपेप्टाइड एनालॉग। अब इंसुलिन जब सीक्रेट होता है वो अपने साथ अमाइलिन भी सीक्रेट होता है, तो उसका एनालॉग है प्रामलिनटाइड, दैट इज़ द एनालॉग ऑफ अमाइलिन। ये अमाइलिन रिसेप्टर से बाइंड होगा। अमाइलिन का फंक्शन क्या होता है कि ये लोअर्स दी ग्लूकागॉन लेवल। जब ग्लूकागॉन का लेवल कम होगा तो हमारा ग्लूकोज भी ब्लड में कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकागॉन जो है ब्रेक डाउन करवाता है लीवर में ग्लाइकोजन का या मसल में, फिर उससे हमारा ग्लूकोज सीक्रेट होता है और ब्लड लेवल ऑफ द ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो जब लोअर्स दी ग्लूकागॉन लेवल, एक तो अमाइलिन का फंक्शन ये हुआ, दूसरा स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग, डिक्रीजेज एपेटाइट, ये भूख भी कम करता है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को भी डिक्रीज़ करवाता है। ये दोनों टाइप 1 और टाइप 2 में दिया जाता है।